एपिसोड 222 टू 231। टाइगर ने विनम्रता से अर्जुन को कार में बैठने का इशारा किया और योलांडा और सैंडी को घूरने लगा। उसने कहा, वापस जाओ और दूसरों से मेरे बारे में पूछो, लॉर्ड नॉर्थ स्ट्रीट के टाइगर। भविष्य में अगर तुमने मिस्टर कपूर का अनादर करने की हिम्मत की, तो मुझे तुम्हारे साथ नरमी से पेश न आने के लिए दोष मत देना। योलांडा और सैंडी ने अर्जुन को स्टाइलिश पोश कार में जाते हुए देखा। योलांडा को यकीन नहीं हुआ। उसने कार की नंबर प्लेट की तस्वीर खींची और गुस्से से पूछा, सैंडी, क्या तुम्हें लगता है कि वह अर्जुन का ड्राइवर है? सैंडी हैरान थी। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं है। हालांकि मैंने अपने पूर्व प्रेमी को टाइगर के बारे में बात करते सुना है। योलांडा ने थप्पड़ के लिए अर्जुन को दोषी ठहराया। गुस्से में उसने जोश को कार की नंबर प्लेट भेजी और कहा, जोश, मैंने अर्जुन को इस कार में जाते देखा। मेरे लिए जांच लें कि यह कार किसकी है। जोश पूरी रात बेचैन रहा। जब उसे योलांडा का संदेश मिला तो वह और भी क्रोधित हो गया। क्या वह बेकार आदमी अर्जुन पोश कार में छोड़ गया? असंभव। जोश ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट बाद जोश को पता चला कि कार एक 20 वर्षीय युवती की थी। परिणामस्वरूप जोश ने योलांडा को बुलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं हंसी से मर जाऊंगा। वह कार एक छोटी लड़की की है। मेरा अनुमान है कि वह एक न्यू मिलेनियर है। बताओ, क्या अर्जुन उसका शुगर बेबी है? जब योलांडा ने यह सुना तो उसका हृदय अर्जुन के प्रति तिरस्कार और घृणा से भर गया। अर्जुन एक शुगर बेबी था। कितना घृणित! क्या इसका मतलब यह था कि वह अपनी पत्नी के प्रति बेवफा था? योलांडा को अनिका को यह बताने और उन्हें अलग करने का मौका ढूंढना था। इसके अलावा वह चाहती थी कि अर्जुन बिना एक पैसा खर्च किए अपनी शादी से अलग हो जाए। भाड़ में जाओ, उसने अपने लिए कोई अमीर औरत ढूंढ ली। कितना घिनौना है! योलांडा ने डांटते हुए सैंडी के साथ जाने के लिए मुड़ी। दूसरी तरफ टाइगर अर्जुन को हॉस्पिटल ले आया। जब अर्जुन अहाना के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने उसे स्नो वाइट और 7 बौनों की गुड़ियों के साथ खेलते हुए देखा। उसके बाल चोटी में बंधे हुए थे और वह बहुत प्यारी लग रही थी। अहाना की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसकी त्वचा चीनी मिट्टी की तरह थी। इसके अलावा उसके गालों पर कुछ शिशु वसा थी। उसने बचकानी हरकत करते हुए कहा, पिताजी, आओ मेरे साथ खेलो। अर्जुन उसके पास गया और फर्श पर बैठ गया। उसने कहानी की चुड़ैल होने का नाटक किया और एक डरावना चेहरा बनाया। अर्जुन ने दुष्ट स्वर में कहा, डैडी के पास एक सेब है। क्या तुम इसे स्नो वाइट को देना चाहोगी? अहाना ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं और एक वयस्क की तरह कहा, पिताजी, आप बहुत बचकाने हैं। मैं अब आपके साथ खेलना नहीं चाहती। ये कहकर अहाना ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अर्जुन हार गया और उसे मनाने में बहुत समय लगा। आखिरकार उसने पूछा, अहाना, तुम्हें ये किसने दिए? अहाना ने मुंह बनाया लेकिन फिर कुछ देर बाद मुस्कुराई। ये एक खूबसूरत बड़ी बहन की ओर से हैं। उसने मुझे उसे मिस काव्या कहने को कहा था। काव्या सिन्हा। अर्जुन का चेहरा उतर गया। थोड़ी देर तक अहाना के साथ खेलने के बाद वह हॉस्पिटल से बाहर आया और काव्या को बुलाया। अर्जुन ने रूखेपन से कहा, काव्या, गुलियों के लिए शुक्रिया लेकिन कृपया उन्हें भेजना बंद कर दो। व्यान को वे पसंद नहीं हैं। सीधे और स्पष्ट मुद्दे पर, अर्जुन, क्या ये सचमुच आपकी पत्नी है या आप ही हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते? काव्या ने फोन के दूसरी ओर नकली मुस्कुराहट बिखेरी। अर्जुन ने सपाट लहजे में कहना जारी रखा, हमें वे पसंद नहीं हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें कैपिटल सिटी वापस जाने की सलाह देता हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि हमारे बीच क्या हुआ था। स्पष्टीकरण। काव्या ने ठंडी हंसी में कहा। उसने कहा, अर्जुन, तुम मुझे किस तरह का स्पष्टीकरण दे सकते हो? तुम अपनी पत्नी से यह बात छिपा रहे हो। क्या तुम एक आदमी भी हो? काव्या खुश थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन, जो पहले इतना निडर और अहंकारी था, वह इतना डरपोक और काय कैसे बन गया। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। संक्षेप में, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरी सीमा का परीक्षण मत करो। इसके अलावा अनिका या अहाना के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने चेतावनी दी। वह काव्या के व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। अनुमान लगाओ कि मैं अभी कहाँ हूं। काव्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। अर्जुन कुछ अस्पष्ट आवाजें सुन सकता था। मिस सिन्हा, आप हमारे कार्यालय में क्यों हैं?
यह अनिका की आवाज थी। काव्या सिन्हा, तुम क्या करने जा रही हो? अर्जुन का चेहरा उतर गया। वह अस्पताल से बाहर भागा और अनिका के दफ्तर तक जाने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। तुम्हें 10 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूं। काव्या ने फोन पर ठंडे स्वर में कहा। फिर धमाका, उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अर्जुन को चिंता होने लगी, इसलिए उसने अनिका को फोन किया। अनिका, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। अनिका ने जवाब दिया, मैं दफ्तर में हूं। वहां बहुत सी परेशान करने वाली चीजें चल रही हैं। टना हॉस्पिटल ने हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अनिका अपने कार्यालय में दस्तावेजों के ढेर के सामने बैठी थी। वह बेहद परेशान थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए क्योंकि काव्या बैठक में जबरन घुस आई थी और हंगामा मचा दिया था। अंत में डेरिक ने दूसरी पार्टी से संपर्क किया। फिर भी डेरिक ने कर्मचारियों से कहा कि वे चिंता न करें, क्योंकि कंपनी उनके अनुबंध पर फिर से विचार करेगी। इसलिए भारी बोझ एक पल में ही अनिका के कंधे पर आ गया। आखिरकार वह उपाध्यक्ष थीं और डेरिक ने उन्हें ये काम सौंपा था। इसलिए उन्हें इस शहर में टना की हॉस्पिटल शाखा के साथ सहयोग हासिल करने में सफल होना था। अनिका को यह नहीं पता था कि काव्या ही गुप्त रूप से सब गड़बड़ कर रही थी। फिलहाल बीकन फार्मास्यूटिकल की बॉस काव्या थी। सहयोग असफल होने का कारण यह था कि काव्या ने कैपिटल सिटी में अपने परिवार के नाम का उपयोग करके उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। संक्षेप में, काव्या अनिका के लिए हर तरह की परेशानी पैदा कर रही थी। महिलाएं वास्तव में जादुई और डरावनी प्राणी थीं। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद अर्जुन ने हेनरी को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। प्रोफेसर टनर, बीकन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए? हेनरी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता। मैंने अपने कर्मचारियों को इसे संभालने का आदेश दिया है। मिस्टर कपूर, चिंता न करें, मैं उन्हें फोन करके इसके बारे में पूछूंगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। 5 मिनट बाद उसे हेनरी का फोन आया। हेनरी ने कहा, मिस्टर कपूर, चिंता मत करो। मैंने अपने लोगों से पहले ही बीकन के साथ अनुबंध निपटाने के लिए कह दिया है। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रोफेसर टनर, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। उसी समय जिस बिल्डिंग में बीकन फार्मास्यूटिकल स्थित था, उसके नीचे एक काले रंग की ऑडी कार तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई दी। ये टना हॉस्पिटल के डायरेक्टर स्टेनली थे। वे खुद बीकन फार्मास्यूटिकल आए थे। वीपी अनिका शर्मा, कृपया अब मीटिंग रूम में जाए। मिस्टर डेरिक आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना है कि टना से डायरेक्टर स्टेनली आपसे सहयोग के बारे में बात करने आए हैं। मिंडी वीपी के दफ्तर में भाग गई थी और बहुत खुश थी। अनिका अभी भी इस मामले को लेकर चिंतित थी। जैसे ही उसने खबर सुनी, उसने जल्दी से पूछा, सच में डायरेक्टर स्टेनली यहाँ हैं? हाँ, जाकर देखो, वे तुमसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं। मिंडी उत्साहित थी। कंपनी काफी समय से टना के साथ अपने अनुबंध पर चर्चा कर रही थी और अंततः यह मामला सुलझने वाला था। मिंडी वास्तव में अनिका के लिए खुश थी क्योंकि अनिका अक्सर एक बड़ी बहन की तरह उसकी देखभाल करती थी। कुछ देर तक अंतरिक्ष में घूरने के बाद आखिरकार अनिका को होश आया। उसने अपनी मेज पर रखे फोन की तरफ देखा। क्या अर्जुन ने उसकी मदद के लिए कुछ किया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले तक वह फोन पर अर्जुन से बात कर रही थी। फिर भी उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और अंततः अपने संदेह को खारिज कर दिया। शायद नहीं। टना अस्पताल बहुत प्रतिष्ठित था। भले ही अर्जुन का प्रोफेसर टना के साथ किसी प्रकार का संबंध था, फिर भी उन्हें उनके अनुबंध में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। आखिरकार जिस उद्योग और कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसका लाभ दांव पर लगा था। अनिका ने अर्जुन को फोन करके उससे इस बारे में पूछने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उसने क्रीम रंग की शर्ट और लाल स्कर्ट पहन रखी थी। वह खड़ी हुई और जल्दी से मीटिंग रूम की ओर चली गई, जबकि उसकी सफेद हील्स फर्श पर टकरा रही थीं। बीकन फार्मास्यूटिकल में उपाध्यक्ष केबिन में पहुंचते ही सामने का नजारा देख अनिका हैरान हो गई। अगले ही पल अनिका की एक चीख निकल गई। काव्या को एक घमंडी रानी की तरह सोफे पर बैठे देखा जा सकता था। दूसरी ओर अनिका उसके सामने सूजे हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। उसके होठों के कोने पर खून लगा हुआ था। अनिका के पीछे काले रंग के 2 अंगरक्षक खड़े थे जो उसकी बाहों को कसकर पकड़े हुए थे।
कोई भी तुरंत बता सकता था कि वह अपराधी कौन था जिसने अनिका के चेहरे पर घाव किए थे। अनिका ने काव्या को गुस्से से देखा जो उसके सामने बैठी थी। अनिका को उम्मीद नहीं थी कि काव्या इतनी बुरी होगी। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उनके कार्यालय में घुस आईं और उनसे अपने हाथ रोकने को कहा। अन्य दो बॉडीगार्ड कार्यालय के बाहर खड़े होकर प्रवेश द्वार देखभाल कर रहे थे। बहुत सारे कर्मचारी दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए थे और उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। जाहिर है, उन्होंने देखा था कि कार्यालय में महिला ने मैनेजर अनिका को 6 बार थप्पड़ मारे थे। यहां तक कि चेयरमैन डेरिक को भी दरवाजे पर ही रोक दिया गया था, जिससे वे कमरे में प्रवेश नहीं कर सके। ऐसा नहीं था कि वह अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह सचमुच उपराष्ट्रपति कार्यालय के अंदर मौजूद महिला को नाराज नहीं कर सकता था। 600 मिलियन रुपये। उन्होंने एक ही बार में कंपनी खरीदने के लिए 600 मिलियन रुपये खर्च किए थे। डेरिक अब कंपनी का केवल अस्थायी अध्यक्ष था, जबकि काव्या असली बॉस थी। काव्या ने अनिका की कलाई पर लगी अर्जुन की घड़ी को देखा, जिसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ था, और बेपरवाही से कहा, अर्जुन 10 मिनट में यहां आ जाएगा। अर्जुन। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मिस सिन्हा, आपने उसे आने के लिए क्यों कहा? अगर आप परेशानी खड़ी करना चाहती हैं तो मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जिससे आपको मिलना चाहिए। आपको उसे शामिल करने की जरूरत नहीं है। अनिका को घबराहट होने लगी थी। अगर अर्जुन ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसे डर था कि अर्जुन कुछ ऐसा कर देगा जो उसकी सीमा से बाहर होगा। यास्मीन के साथ जो हुआ वह इसका उदाहरण है। इसके अलावा, अनिका की नज़र में अर्जुन की तुलना काव्या से धन के मामले में नहीं की जा सकती थी। अगर अर्जुन ने वाकई काव्या के साथ कुछ किया तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके साथ क्या होगा। फिर भी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने मेरे साथ सबसे पहले गलत किया। इसलिए मेरे लिए तुम्हें सजा देना ही उचित है, कुतिया। अर्जुन को ये सब देखने के लिए यहाँ रहना चाहिए। उसे ये सब देखना ही होगा। अगर वह मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हें धरती से गायब करने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचूंगी। इस धरती से गायब हो जाओगे। अनिका अचंभित रह गई, और उसका पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। काव्या की आवाज इतनी नफरत से भरी थी कि वह डरावनी थी। वह क्या करने की योजना बना रही थी? काव्या समझ गई कि अनिका बहुत घबराई हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अनिका, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को कुछ हो, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अर्जुन से तलाक ले लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को कुछ हो। यह एक धमकी थी, वह भी एकदम स्पष्ट। इस समय, काव्या के चारों ओर बर्फीली हवा थी। वह बेहद खतरनाक लग रही थी। ये बात खास तौर पर उसकी आंखों के लिए सच थी जो भयावह और दुष्ट लग रही थी। फिर भी, अनिका उसके आगे ऐसे ही झुकने को तैयार नहीं था। खासकर तब, जब अहाना इसमें शामिल थी। काव्या सिन्हा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनिका को डर लगना बंद हो गया और वह अचानक निडर हो गई, क्योंकि उसने पूरी ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया। हालांकि, जल्द ही उसे दर्द महसूस होने लगा, क्योंकि काले कपड़े पहने 2 बॉडीगार्ड्स ने उसकी बाहें कस ली थीं। तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? काव्या हंसी। उसके चेहरे पर भाव एकदम ठंडे थे। इसके अलावा, वह जो आभा बिखेर रही थी, वह काफी भयावह थी। ये किसी को भी चिंतित करने में सक्षम थी। ये कहा जा सकता है कि एक बड़े परिवार में जन्म लेने से उसे जो भव्यता मिली थी, वह बाहर निकल रही थी। इस समय, अनिका एक अंडे की तरह दिख रही थी, जबकि काव्या एक चट्टान थी। पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति को धमका रहा था जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब अनिका ने काव्या की आंखों में देखा तो उसका प्रभावशाली व्यवहार कुचल गया। वी.पी. के कार्यालय में बहुत ही घुटन भरी हवा थी। यहां तक कि जो कर्मचारी यह सब देख रहे थे वे भी कांपने लगे थे। काव्या, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अनिका ने अपने दिल में डर को दबाते हुए पूछा। वह किसी तरह उस अत्यधिक तनाव को दूर करने में कामयाब रही जो वह महसूस कर रही थी। काव्या ने चुपचाप अनिका को देखा और खड़ी हो गई। फिर वह सामने से अनिका के पास गई और उसे थप्पड़ मारा। अनिका को तिरस्कार और घृणा से देखते हुए उसने कहा, तुम मुझसे ये पूछने के योग्य नहीं हो। जब अनिका ने ये सुना, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि क्रोध से उसका पूरा शरीर फट गया है। काव्या बहुत घमंडी और अहंकारी थी।
अनिका ने अपने दांत पीसते हुए कहा, काव्या, मैं तुम्हें अभी चले जाने की सलाह दे रहा हूं। अर्जुन जब यहाँ आएगा तो तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस समय अनिका को केवल अर्जुन के बारे में ही याद आ रहा था। काव्या ने उपहास करते हुए कहा, अनिका, तुम खुद को बहुत ज्यादा महत्व देते हो। तुम्हें शायद ये पता ना हो, लेकिन तुम अर्जुन के लिए सिर्फ एक बेकार चीज हो। तुम ये भी नहीं जानते कि अर्जुन क्या काम करता है। तो तुम कौन होते हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन क्या काम करता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह मेरा पति है। अनिका ने निडरता से जवाब दिया। थप्पड़। काव्या ने फिर से अपनी पूरी ताकत से अनिका पर वार किया, जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द हुआ। काव्या की आंखें इतनी डरावनी थीं कि किसी को भी डर का एहसास हो सकता था। इस समय अनिका का चेहरा लाल हो गया था और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा था। अगर हिम्मत है तो अभी मुझे मार डालो। अनिका बहुत मजबूत थी। उसने ऐसे समय में भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। यदि अनिका पहले काव्या से डरती थी, तो ये कहा जा सकता था कि वह जोश के मामले में पूरी तरह से जीत गई थी। काव्या क्रोधित हो गई। अनिका एक ऐसी लड़की थी जो अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचती थी। क्या उसे वाकई लगता था कि काव्या उसके साथ कुछ नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी, तब तक तुम कभी याद नहीं कर पाओगे कि काव्या सिन्हा कौन है। काव्या ने अपनी आंखों से अपने बॉडीगार्ड्स को संकेत देते हुए कहा। दोनों बॉडीगार्ड्स ने अनिका को पकड़ लिया और उसके सिर को जमीन पर दबा दिया। फिर उन्होंने अनिका की पिंडलियों पर लात मारना शुरू कर दिया। अनिका दर्द से कराह उठी और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक बार फिर से अनिका के सिर पर दबाव डाला और चिल्लाए, अब मिस सिन्हा से माफी मांगो। काव्या ने खड़े होकर अनिका को देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, अनिका, क्या तुम अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए मरने के लिए तैयार नहीं थी? अब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो तो बोलो। अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अनिका साथ खेलने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह गुस्से से संघर्ष करती रही, लेकिन अंगरक्षक बहुत ताकतवर थे। वह किसी भी तरह से बच नहीं सकती थी। अनिका ने अपनी नजर उठाई और काव्या को घूर कर देखा। उसने थोड़ा खून थूका और हंसी। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारी दया की भीख नहीं मांगूंगी। काव्या, क्या यही एकमात्र चीज है जो तुम कर सकती हो? जब काव्या ने अनिका की बातें सुनी, तो वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसका चेहरा मुड़ गया। नतीजतन, उसने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अचानक, दरवाजे से दहाड़ने की आवाज आई। इसे रोको। अर्जुन घटनास्थल पर पहुंच गया था और देख सकता था कि क्या हो रहा था। उसकी आंखें उभरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वे अपनी जगह से बाहर निकल आएंगी। लानत है तुम पर, काव्या। तुम मरने को कह रही हो। काव्या ने पलटकर देखा तो उसे अर्जुन की लाल आंखें देखीं। हालांकि, वह रुकी नहीं। इसके बजाय, उसने अपना हाथ घुमाया और अनिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा। इसके अलावा, काव्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एक क्षण में अर्जुन क्रोध में डूब गया। दरवाजे के बाहर, दो गार्ड्स अर्जुन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाते हुए देखा जा सकता था। फिर भी, अर्जुन ने उन दोनों को लात मारकर उड़ा दिया। अर्जुन के पास अब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पीछे नहीं हटे और अतीत में रीड से सीखे गए कौशल का उपयोग किया। काव्या सिन्हा, तुम अपनी कब्र खुद खोद रही हो। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा होकर दहाड़ने लगा, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। अर्जुन क्रोध से सारी तर्क शक्ति खो चुका था और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई थीं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जब उसने अनिका के चेहरे पर घाव देखे और इतने सारे लोगों के सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई उसकी मुद्रा देखी। धमाका। एक लात और एक मुक्का। अनिका को रोकने वाले दो गार्ड्स को अर्जुन ने तुरंत मारा। वे जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर में ऐंठन होने लगी। ये पता नहीं चल पाया कि वे जीवित थे या मर गए। अर्जुन की आंखें लाल थी जब उसने अनिका को उठाया और गहरी सांस ली। उसके बाद, वह पलटा और काव्या को घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनिका को मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अनिका को घुटने टेकने के लिए कहे? काव्या ने अर्जुन के साथ सीमा पार कर ली थी। अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अतीत की छवि देख पाओगे। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मैं ही हूं जिसने तुम्हें तुम्हारा असली स्वभाव याद दिलाया। काव्या को इस बात की चिंता नहीं थी कि अर्जुन उसे मारेगा, और इसलिए वह अहंकार से बात करती रही। अर्जुन मुस्कुराया।
उसका चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था और उसकी आवाज शैतान की तरह लग रही थी। जब उसने कहा, काव्या सिन्हा, तुमने इसके लिए कहा था। थप्पड़। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और काव्या पर प्रहार किया। काव्या तुरंत सोफे पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं और उसने अपना चेहरा पकड़ रखा था। काव्या पागलों की तरह चिल्लाए, अर्जुन, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया। काव्या, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी कि मुझे मत उकसाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनिका को नुकसान मत पहुंचाओ। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? इस समय कंपनी का हर कर्मचारी अर्जुन के प्रदर्शन से हैरान था। क्या यह अनिका का निकम्मा पति था? क्या वह इतना क्रूर था? अनिका अर्जुन के पीछे खड़ी थी और यह पहली बार था जब उसे लगा कि अर्जुन एक बिल्कुल नए व्यक्ति में बदल गया है। वह उसे एक अजनबी की तरह लग रहा था। खास तौर पर अर्जुन ने जो माहौल बनाया था वह इतना डरावना था कि यह काव्या के अभी के अनुभव से 100 गुना या 10,000 गुना ज्यादा डरावना था। काव्या सोफे पर से उठी और गुस्से से बोली, अर्जुन, आज मुझे मारने पर तुम्हें पछतावा होगा। अर्जुन ने उपहास करते हुए कहा, काव्या, मुझे चुनौती देने की कोशिश मत करो। सिन्हास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह मत भूलो कि सिन्हास को उनकी स्थिति वापस पाने में किसने मदद की। दरार। काव्या के दिल पर बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। अर्जुन सही थे। सिन्हास कैपिटल सिटी में नंबर 1 बड़े शॉट के रूप में अपनी जगह फिर से हासिल करने में सक्षम थे। इसका सारा श्रेय अर्जुन को जाता है। काव्या को सोशलाइट होने की इतनी आदत हो गई थी कि वह भूल गई थी कि कैसे उसके परिवार ने अतीत में अर्जुन के साथ गठबंधन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जैसे ही काव्या ने ये सोचा, उसका शरीर शिथिल हो गया और वह पीछे की ओर सोफे पर गिर पड़ी। दूसरी ओर, जैसे ही अर्जुन कुछ कहने वाला था, अनिका ने उसे रोक दिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बस अर्जुन, मैं ठीक हूं। अनिका को समझ नहीं आया कि अर्जुन काव्या से क्या बात कर रहा था। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसकी वजह से काव्या को नाराज करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनिका को पता था कि सिन्हास अमीर और शक्तिशाली थे। क्या अर्जुन उन्हें नाराज कर सकता था? अर्जुन ने अनिका की ओर देखा और उसकी ठंडी आंखें कोमल हो गईं। जब उसने कहा, ठीक है, ऐसा कहने के बाद उसने काव्या को नजरअंदाज कर दिया और अनिका के साथ चला गया। उसके पीछे काव्या पागलों की तरह चिल्लाई, अर्जुन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मुझे यकीन है। बीकन से निकलने के बाद अर्जुन अनिका को उसके घावों की जांच के लिए अस्पताल ले गया। निर्धारित दवा लेने के बाद अनिका वेटिंग एरिया में काफी देर तक हिचकिचाती रही और फिर अचानक उसने पूछा, अर्जुन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अर्जुन को पता था कि बीकन फार्मास्यूटिकल में उसने जो किया था वह अत्याचारपूर्ण और कुछ हद तक क्रूर था। ये तो समझ में आने वाली बात थी कि अनिका को उस पर संदेह हो गया था। क्या उसे अपनी असली पहचान बतानी चाहिए? नहीं, वही गायत्री जी पहले से ही मुंबई शहर में थी और अर्जुन को नहीं पता था कि वह महिला क्या योजना बना रही थी। वह बिना किसी कारण के मुंबई नहीं आएगी, इसलिए उसे कुछ योजना बनानी होगी। वह उस महिला की शर्तों से सहमत होकर अपने आप को बहुत सीमित कर रहा था। यदि अर्जुन को उसकी शर्तों का पालन करके अपने प्रियजनों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती तो उसने पहले ही दुनिया को उलट-पुलट कर दिया होता। अनिका, क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अनिका ने कुछ देर बाद सिर हिलाया और फिर हिचकिचाई। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम वह अर्जुन नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। क्या तुम पहले वैसे ही थे जैसे तुम अभी हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और झूठ बोलते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि अनिका को अतीत में उसके द्वारा किए गए हास्यास्पद और निरंकुश कार्यों के बारे में पता चल जाता तो संभावना थी कि वह पागल हो जाती। कुछ देर चुप रहने और अपने विचारों को शांत करने के बाद अर्जुन ने कहा, काव्या और मैं अमीर परिवारों से हैं। बहुत समय पहले हम दोनों के बीच विवाह का अनुबंध हुआ था। हालांकि मैं उसे केवल अपनी छोटी बहन के रूप में देखता था। इसलिए सगाई के दिन मैं अपने पिता से लड़ गया और भाग गया घर से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काव्या पूरे 7 साल तक मुझसे नाराज रहेगी। क्या महिलाओं को द्वेष रखना पसंद है? अर्जुन पूरा सच नहीं बता रहा था। हालांकि जब अनिका ने अर्जुन की बात सुनी तो उसने उस पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, ये सगाई की पार्टी थी और तुम बिना कुछ कहे भाग गए। तुमने उसे कोई कारण या स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी 7 साल तक तुमसे नाराज रहती।
मैं शायद तुम्हें मार भी डालना चाहती। अचानक अनिका को काव्या के लिए दया आ गई। वह भी एक दयनीय महिला थी। अनिका कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति इतना भयानक व्यक्ति होगा। ओह ठीक है, अर्जुन, तुम मुझे अपने माता पिता से मिलने कब ले जाओगे? चूंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी तय की है, तो क्या वे काव्या से ज्यादा प्यार नहीं करते? अगर उन्हें मेरे और अहाना के बारे में पता चला तो क्या वे हमें पहचानने से इनकार कर देंगे? अनिका को चिंता होने लगी, उसकी आवाज का स्वर धीरे धीरे धीमा होता जा रहा था। उसे चिंता थी कि अर्जुन के माता पिता उसे पहचान नहीं पाएंगे। भले ही उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अहाना को पहचानना ही था। आखिर वह उनकी पोती थी। अर्जुन ने आंखें मूंदकर अनिका के चेहरे पर आए भावों को देखा। वह हंसा और बोला, तुम किस बारे में सोच रही हो? चिंता मत करो, तुम मेरी पत्नी हो और अहाना मेरी बेटी है। वे तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं करेंगे। अगर वे वास्तव में तुम्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं होते, तो कोई बात नहीं। जब तक हम तीनों साथ हैं, हम खुश रहेंगे। अर्जुन के लिए खुशी इतनी सरल थी। ये वही खुशी थी जिसकी तलाश में वह 7 साल पहले अपना घर छोड़कर आया था। अनिका ने उस पर नजर घुमाए और कहा, तुम इसे बहुत आसान बना रहे हो। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अहाना एक बेहतर जिंदगी जी सके। भले ही मेरे ससुराल वाले मुझे पहचानने से इनकार कर दें, लेकिन जब तक वे अहाना को पहचानते हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। वह माँ का प्यार था। अर्जुन ने अनिका के कंधे को थपथपाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। ठीक इसी तरह अनिका अर्जुन के कंधे पर झुक गई और अपने परिवार के साथ अर्जुन के माता पिता से मिलने के बारे में सपने देखने लगी। नहीं, उसे इसके लिए तैयारी करनी थी। चाहे वह सिर्फ उसका काम ही क्यों न हो, उसे सफलता के लिए प्रयास करना था। उसे अर्जुन के माता पिता को कम से कम अपनी एक खूबी तो पहचाननी ही थी। कपूर के पास नॉर्दर्न स्काई वेस्टर्न रेस्टोरेंट था, इसलिए उन्हें बहुत सारा सामान रखना पड़ता था। अर्जुन के माता पिता को अपनी बहू के पालन पोषण, आत्म विकास और व्यक्तिगत स्थिति पर बहुत जोर देना पड़ता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि काव्या उसकी मंगेतर रह चुकी थी। वह वाकई बहुत अच्छी थी और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वह सुंदर और मजबूत थी। वह अर्जुन की पत्नी के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी, जो उसके परिवार और रेस्तरां को संभालने में उसकी मदद करने में सक्षम थी। जब अनिका ने इस बारे में सोचा, तो उसे हीनता का एहसास होने लगा। नतीजतन वह मूडी हो गई। अर्जुन को इस बात का पता नहीं था, इसलिए उसने खुशी से पूछा, ठीक है अनिका, क्या तुम आज रात खाली हो? मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनिका चौंक गई। उसने अर्जुन की ओर देखा जो रहस्यमयी तरीके से व्यवहार कर रहा था, और अचंभित होकर पूछी, हाँ क्या हुआ? तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अर्जुन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हे यह एक सीक्रेट है। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। वे दोनों कुछ देर तक झगड़ते रहे और फिर अहाना के पास अस्पताल चले गए। अहाना की 3 दिन में सर्जरी होगी। प्रोफेसर टना सर्जरी करने के लिए तैयार थे, और पिछले कुछ दिनों से वे रोजाना अहाना की जांच कर रहे थे। साथ ही उन्होंने सर्जरी की प्रक्रिया और उसके बाद होने वाली रिकवरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना भी सुनिश्चित किया था। शाम को माया जी के अचानक लगातार फोन आने से अर्जुन उनके घर आ गया। जब अर्जुन घर में दाखिल हुआ तो उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। माया जी सोफे पर बैठी थी और यह स्पष्ट था कि वह गुस्से में थी। इसके अलावा वह गुस्से से भरी हुई थी जो किसी के भी अंदर तक जला सकती थी। माँ, क्या हुआ? किसने आपको गुस्सा दिलाया? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। माया जी ने पहले से तैयार किया हुआ पोछा निकाला और अर्जुन पर उससे वार किया। मारते हुए वह चिल्लाई, तुम बेकार हो। तुम फिजूल खर्च करते हो। देखो तुमने क्या किया है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, और तुम्हें सम्राट कियान की जैद से बनी सजावटी अंगूठे की अंगूठी दे देनी थी। क्या तुम्हें नहीं पता था कि उस चीज की कीमत कितनी है? अर्जुन जवाब नहीं दे सका और केवल मार सहता रहा। अर्जुन को कई बार और मारने के बाद माया जी थक गई। उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अर्जुन की ओर इशारा किया और फिर उस पर चिल्लाई, तुम मुझे मार डालोगे? मुझे क्रोध में डुबोकर। हमने तुम्हारे जैसा निकम्मा दामाद पाने के लिए क्या किया? तुम खर्चीले हो। माया जी को गुस्सा आ गया। उस चीज की कीमत 100 मिलियन की थी और अर्जुन ने असमंजस की स्थिति में उसे दे दिया था। स्वाभाविक रूप से माया जी ने इसे वापस करने के लिए नहीं कहा था।
इसके बजाय उसे येट्स मैनर में उसके पिता द्वारा डांटा गया और वापस जाने के लिए कहा गया। वापस आते समय उनकी बहन पारुल ने उसका अपमान किया और उसका मजाक उड़ाया। जब माया जी घर पहुंची तो वह अभी भी गुस्से में थी, इसलिए उसने अर्जुन को बुलाया। उसे अपना गुस्सा निकालना था। अर्जुन को आखिरकार समझ में आ गया कि वह इतनी नाराज क्यों थी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि येट्स को अंगूठी की कीमत का पता था। अब वह क्या करे? क्या उन्हें उसकी पहचान पर संदेह था? माँ, क्या हो रहा है? 100 मिलियन से आपका क्या मतलब है? अर्जुन ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। माया जी को अर्जुन का चेहरा देखकर और भी गुस्सा आ गया। वह चिल्लाई, तुम बेकार के कमीने हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। निकल जाओ, अभी निकल जाओ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। उसकी सास अभी भी नाराज थी, इसलिए वह वहां और नहीं रहना चाहता था। इसलिए अर्जुन वहां से जाने के लिए मुड़ा। हालांकि अर्जुन के जाने से पहले माया जी अचानक चिल्लाई, रुको, वापस आओ। क्या कुछ और है, माँ? अर्जुन ने पूछा। माया जी ने सोचा और पूछा, क्या तुमने सचमुच वह अंगूठी प्राचीन वस्तुओं के बाजार से खरीदी थी? माया जी को अब भी संदेह था। हाँ, मैंने इसे उसी समय खरीदा था जब मैंने पिताजी के लिए वह पेंटिंग खरीदी थी। क्या गड़बड़ है? क्या यह मूल्यवान है? अर्जुन ने उत्साहित होने का नाटक किया। बेशक, कमीने, ये सिर्फ कीमती नहीं है। जब मिस्टर फील्ड ने इसकी कीमत आंकी, तो हमें पता चला कि इसकी कीमत 100 मिलियन के करीब है। 100 मिलियन? तुम बहुत ज्यादा खर्चीले हो। माया जी को फिर से दुख होने लगा। वह सोफे पर गिर पड़ी और लौटते हुए रोने लगी। कुछ शोर मचाने के बाद माया जी उठी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आओ, मुझे भी उसी बाजार में ले चलो। कुछ और खरीद लें। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह समझ गया कि माया जी क्या करने की कोशिश कर रही थी। क्या वह सोचती थी कि वह एक विशेषज्ञ था? माँ, ये तो बस किस्मत की बात थी। मैंने वह चीज बेतरतीब ढंग से खरीद ली। अर्जुन ने बेबसी से कहा। उसकी सास बहुत अप्रत्याशित थी। क्या उसे पैसे से इतना प्यार था? माया जी ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दीं। उनका दिमाग 100 मिलियन पाने में लगा हुआ था। उन्होंने असंतुष्ट होकर कहा, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? अगर तुम नहीं आ रहे हो, तो मेरे घर से निकल जाओ। मैं अनिका से तुम्हें तलाक देने के लिए कहूंगी। अर्जुन अब क्या कहना चाह रहा था? क्या वह उसकी कही हर बात पर ध्यान नहीं दे रहा था? वह स्कूल से अनुपस्थित था। अर्जुन ने माया जी के गुस्से भरे चेहरे को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब माया जी ने उसे यह कहते हुए सुना कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो वह एक कदम पीछे हट गई। उन्होंने सावधानी से अर्जुन की ओर देखा और पूछा, कितने पैसे चाहिए? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और अचानक कहा, मेरा अनुमान है कि 2 से 3 हजार। इतना? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? माया जी चिल्लाई। स्पष्ट रूप से, उससे 2 से 3 हजार रुपये मांगना उससे अपना मांस काटने के लिए कहने के बराबर था। अर्जुन ने जवाब दिया और कहा कि उन्हें वास्तव में इतनी ही जरूरत थी। माया जी ने अपने दांत पीस लिए और मन बनाकर अपने बेडरूम में वापस भाग गई। उसने अपने साथ कुछ हजार रुपये लिए और अर्जुन से जल्दी करने का आग्रह किया। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए बहुत दृढ़ थी। जब वे घर से बाहर निकले तो अर्जुन ने बहाना बनाया कि उसे पहले कुछ खरीदना है। और फिर उसने राजेश जी के नंबर पर फोन किया। फोन के दूसरी ओर राजेश जी ने सम्मानपूर्वक पूछा, नमस्ते, मिस्टर कपूर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अर्जुन ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा। उसने पूछा, क्या आप प्राचीन वस्तुओं के बाजार से परिचित हैं? हाँ, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या हुआ? क्या आप कुछ पुरानी चीजें खरीदना चाहते हैं, मिस्टर कपूर? आपको क्या चाहिए? बस मुझे बताइए, मैं उन्हें आपको उपहार के रूप में भेज दूंगा, राजेश जू ने चापलूसी से कहा। ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने राजेश को सारी बात बताई और राजेश जी ने स्वीकार किया कि इस घटना के लिए वह भी आधा जिम्मेदार है, क्योंकि उसे अंगूठी की सही कीमत नहीं बतानी चाहिए थी। अर्जुन ने उसे दोष नहीं दिया और इसके बजाय कहा, हम प्राचीन वस्तुओं के बाजार में मिलेंगे। आप हमारे लिए कोई एक चुन सकते हैं। बस मेरी सास को खुश कर दीजिए। मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगा। राजेश जी अर्जुन के पैसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उन्होंने जल्दी से कहा, मिस्टर कपूर, आप बहुत दयालु हैं। इसे मेरी तरफ से आंटी के लिए एक छोटा सा उपहार समझिए।
हम प्राचीन वस्तुओं के बाजार के उत्तरी प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। ठीक है, अर्जुन ने सहमति जताते हुए फोन रख दिया। कुछ ही देर बाद उसने माया जी की अधीर आवाज सुनी, जो उसे पुकार रही थी, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, तुम कितने निकम्मे हो। मैं तुमसे कुछ करने के लिए कह रही हूं, और तुम टालमटोल कर रहे हो। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। उसने चिल्लाकर जवाब दिया और फिर माया जी को बाजार ले आया। अंत में, जब वे बाजार पहुंचे और राजेश जी से मिले, तो राजेश जी के साथ अभिवादन करने के बाद माया जी ने अर्जुन को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, अर्जुन, अब तुम वापस जा सकते हो। मिस्टर फील्ड मेरे साथ यहीं रहेंगे। माया जी की नज़र राजेश जी पर टिकी हुई थी। वह बेहद उत्साहित थी। वह मास्टर था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन वस्तुओं के लिए उसकी नज़र अर्जुन से बेहतर थी। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था और केवल राजेश जी को देख सकता था। उसने अनिकाम्रता से कहा, परेशानी के लिए क्षमा करें, मिस्टर फील्ड। राजेश जी मुस्कुराया, हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। मैं इसे मैडम येट्स के साथ खेलने की तारीख की तरह ही मानूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे राजेश जी माया जी से 7-8 साल छोटे हों। जब अर्जुन ने माया जी और राजेश जी को प्राचीन वस्तुओं के बाजार में जाते देखा, तो उसकी दाहिनी आंख फड़कने लगी। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है और इसलिए वह तुरंत वहां से नहीं निकला। इसके बजाय, वह प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा और जाने से पहले एक सिगरेट पीता रहा। दरअसल, 10 मिनट से भी कम समय में अर्जुन को माया जी का फोन आया। फोन के दूसरी ओर गर्मागर्म बहस होती सुनाई दे रही थी। अर्जुन, जल्दी आओ। इन पैसेहीन मूर्खों ने कहा कि मैंने उनकी नीली और सफेद चीनी मिट्टी की एक प्राचीन वस्तु को तोड़ दिया। और वे चाहते हैं कि मैं उन्हें 30 मिलियन दूं। माया जी ने गुस्से से कहा। साथ ही, वह दुकान के मालिक से भी जमकर लड़ने लगी। 30 मिलियन रुपये। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि कुछ घटित होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि माया जी खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लेगी। ठीक है, माँ, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। कृपया मेरा इंतजार करें। अर्जुन ने ये कहने के बाद फोन रख दिया और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। जब अर्जुन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे 100 साल पुरानी दुकान पर थे। प्रवेश द्वार पर भीड़ थी। वहां कुछ लोग लाइन में खड़े होकर अपना पुराना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए वहां आए थे। फिर भी, उनके सिर ऊपर नीचे हिलते हुए देखे जा सकते थे। दुकान में बहस हो रही थी और अर्जुन को दुकान के बाहर से माया जी की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब अर्जुन दुकान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि माया जी दुकान के मालिक पर अपने ग्राहकों को धमकाने का आरोप लगा रही थी। वह इतनी तेजी से बोल रही थी कि उसकी लार हर जगह उड़ रही थी। इसके अलावा, वह मालिक पर नकली प्राचीन वस्तुएं बेचने और लोगों से पैसे ठगने का आरोप लगा रही थी। मैं पैसे नहीं चुका रही हूँ। मुझे क्यों चुकाना चाहिए? ये किस तरह का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान है? यह नकली है। तुम बस मेरी जैसी महिला को ठगना चाहती हो जो कुछ भी नहीं जानती। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस बुलाने जा रही हूँ। तुम जो कर रही हो वह जबरन वसूली और ब्लैकमेल है। माया जी गुस्से से आग बबूला हो गई। ये तो बस एक चीनी मिट्टी का फूलदान था। उसने उससे 30 मिलियन डॉलर मांगने की हिम्मत कैसे की? वह उसे धमका रहा था क्योंकि वह कुछ भी नहीं जानती थी। वह केवल उसे ठगना चाहता था। हालांकि, माया जी भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। यह उस आदमी की दुकान थी और मालिक के पीछे 2 मांसल और टैटू वाले आदमी खड़े थे। यदि राजेश जी ने उन्हें नहीं रोका होता, तो माया जी की भी कोई बात नहीं सुनी जाती। माँ, क्या हुआ? अर्जुन ने भीड़ के बीच से निकलकर उत्सुकता से पूछा। माया जी ने अर्जुन को घूर कर देखा। वह इस बात से नाराज थी कि उसे आने में इतनी देर हो गई। उस समय के दौरान, उसके आसपास के लोगों ने उसकी आलोचना की थी। वह चिल्लाई, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? कोई बात नहीं। देखो, ये वह छोटा फूलदान है जिसे मैंने गलती से गिरा दिया था। वे चाहते हैं कि मैं इसके लिए 30 मिलियन का भुगतान करूं। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम यहाँ रहो और मेरे लिए इसका ख्याल रखो। मुझे लगता है कि इसका मूल्य केवल कुछ 100 रुपये है। मुझे अभी भी तुम्हारे पिताजी के लिए दोपहर का भोजन बनाने के लिए वापस जाना है। ये कहकर माया जी पलटकर भाग गई। अगर वह अब नहीं दौड़ेगी तो उसे दौड़ने का मौका कब मिलेगा? अर्जुन ने फर्श पर पड़े टूटे हुए चीनी मिट्टी के फूलदान को देखा। और फिर राजेश जी को देखा। उसने पूछा, मिस्टर फील्ड, क्या यह असली है? राजेश जी ने असहाय होकर कहा,
हाँ, यह एक असली नीला और सफ़ेद चीनी मिट्टी का फूलदान है। दुकान का मालिक मेरा दोस्त है। फूलदान असली है और इसकी कीमत भी वाजिब है। इसकी कीमत वाकई 30 मिलियन है। राजेश जी का दिल भी टूट गया। ये दुकान में प्रदर्शित वस्तु थी और दुकान का मालिक उसका दोस्त था। राजेश जी ने माया जी को सिर्फ एक सामान लेने के लिए बुलाया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि माया जी दुकान में कदम रखते ही हर चीज को छूकर देखेगी। इसके अलावा राजेश जी ने कभी नहीं सोचा था कि माया जी नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान को गिरा देगी। जब दुकान के मालिक ने देखा कि अर्जुन एक समझदार व्यक्ति है, तो उसने अपने गहरे लाल रंग के तामचीनी बर्तन से कुछ चाय निकाली, एक घूंट लिया और कहा, मेरे दोस्त, नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान उस वर्ष का है जब सम्राट योंगले सत्ता में थे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये वास्तव में असली है और इसकी कीमत 30 मिलियन है। रुपये। पैसे मिलते ही मैं चला जाऊंगा। अगर तुम पैसे नहीं दोगे, तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये हमारी छोटी सी दुकान की सबसे कीमती चीज थी और तुम्हारी माँ ने इसे ऐसे ही तोड़ दिया। अर्जुन ने आह भरी। ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि, कौन उम्मीद कर सकता था कि माया जी ऐसी व्याख्या सुनने के बाद जोर से चिल्लाएगी। बकवास। सम्राट योंगले, मैं कहती हूं कि यह नकली है। आपकी दुकान अपने ग्राहकों को धोखा दे रही है। मैं आपके जैसे बहुत से लोगों से मिली हूं जो नकली सामान बेचते हैं। आप इतने लंबे समय से गरीब हैं कि आप पागल हो गए हैं। जब दुकान मालिक ने उसकी बातें सुनी तो वह इसे और सहन नहीं कर सका और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। क्या उसने अभी कहा कि उसकी दुकान नकली सामान बेचती है? वह ऐसा अपमान सहन नहीं कर सका। प्राचीन वस्तुओं के बाजार में व्यापार करने के लिए मालिकों को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। कोई भी इस कर्कश स्त्री द्वारा ताने जाने और चिल्लाने को कैसे सहन कर सकता है? मैडम, कृपया ध्यान से देखिए। मेरी दुकान 100 साल पुरानी है। हम अपने उद्योग में विश्वास को महत्व देते हैं। मैंने पहले कभी नकली सामान नहीं बेचा है। अगर आप इस तरह से मेरी बदनामी करते रहेंगे, तो ये सिर्फ मुआवजे के बारे में नहीं होगा। दुकान का मालिक अब गुस्से में था। उसने अपना गहरे लाल रंग का तामचीनी बर्तन नीचे रखा और अपना फोन निकाला। उसने कहा, चलो जो हुआ उसके बारे में बहस करना बंद करो। मैं पुलिस को बुलाता हूं और उन्हें मामले को संभालने देता हूं। जब माया जी ने सुना कि वह पुलिस को बुलाने जा रहा है, तो वह घबरा गई। वह जानती थी कि वह अब वहां और नहीं रह सकती, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इसे संभालो। मैं पहले घर जाऊंगी। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तो बस खुद ही उसका ख्याल रखना। सबसे बुद्धिमानी की बात तो ये थी कि भाग जाओ। माया जी उस समय यही सोच रही थी। हालांकि, क्या वह ऐसा कर सकती थी? उसे दरवाजे पर दो हृष्ट-पुष्ट पुरुषों ने रोका। माया जी उनकी मांसपेशियों और भयानक हाव भाव देखकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह चिल्लाने लगी, सब लोग देखो। वे मुझे मारने वाले हैं। वे मुझे मारने वाले हैं। ये दिन दहाड़े डकैती है। वे अपने ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं और उनसे झूठ बोल रहे हैं। नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान नकली है। और वे मुझसे 30 मिलियन रुपए मांग रहे हैं। वह और क्या कर सकती थी? बेशक, वह केवल बहुत बड़ा गुस्सा ही दिखा सकती थी। ये तरीका माया जी के लिए अनगिनत बार कारगर साबित हुई थी तथा समय समय पर इसकी जांच भी की गई थी। लेकिन माया जी भूल गई थी कि यह उसका घर नहीं था। वे उसे ऐसा करने की इजाजत कैसे देते? उनमें से एक बड़े आदमी ने माया जी का कॉलर पकड़े और उसे दुकान के अंदर खींच लिया, मानो वह कोई मरा हुआ कुत्ता हो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। वे मुझे मार रहे हैं। हत्यारा। माया जी लगातार संघर्ष करती रही और चिल्लाती रही। जब उसने अर्जुन को एक तरफ खड़े होकर कुछ नहीं करते देखा, तो वह पागलों की तरह चिल्लाई, अर्जुन, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ और मेरे लिए उन्हें मारो। क्या तुम मुझे मारते हुए देखते रहोगे और कुछ नहीं करोगे? वह बहुत ही कर्कश और असभ्य थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर रही थी। यह माया जी का एक कक्षा के रूप में आत्मविकास था। कोई और विकल्प न होने पर अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, माँ, क्या उसने तुम्हें मारा? आपने उनका फूलदान तोड़ दिया। आप अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करती? हम बस माफी मांग सकते हैं और पैसे चुका सकते हैं। आप खुद को बेवकूफ क्यों बनाना चाहती हैं? भुगतान करें। माया जी निश्चित रूप से मना कर देगी। ये 30 मिलियन रुपए था। क्या तुम पागल हो? मुझे क्यों पागल होना चाहिए? यह नकली है। नकली। माया जी अब बेहद बेशर्म हो गई थी क्योंकि वह उन्मादग्रस्त हो गई थी।
दुकान मालिक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और फिर माया जी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। तुरंत ही माया जी, जो धमकी भरे इशारे कर रही थी और लगातार परेशान कर रही थी, चुप हो गई। अर्जुन को घूरते हुए उनकी आंखें गुस्से से भर गई थीं। वह दुकान के मालिक पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए वह अर्जुन के पास गई और उसे बुरी तरह से खरोंचने लगी। वह चिल्लाई, मुझे तुम्हारे जैसा बेकार दामाद कैसे मिला? मुझे थप्पड़ मारा गया और तुम अभी भी यहाँ खड़े हो। तुम सिर्फ एक रीढ़विहीन काया हो। मैं अनिका से तुम्हें तलाक देने के लिए कहने जा रही हूँ। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वह उनसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने पलटकर दुकान मालिक से कहा, मुझे माफ करें। हम इसका भुगतान करेंगे। क्यों ना हम अंदर बात करें? दुकान के मालिक ने राजेश जी की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तुम बहुत समझदार हो, बच्चे। इसके बाद उनमें से कुछ लोग दुकान में वापस चले गए। दूसरी ओर माया जी बाहर हंगामा करती रही और बेहद भद्दी टिप्पणियां करती रही। अर्जुन, अगर तुम केस का खर्च उठाने का इरादा रखते हो, तो तुम्हें खुद ही इसका खर्च उठाना चाहिए। इसका मुझसे या मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब माया जी ने उन दो विशालकाय आदमियों की ठंडी निगाहें देखीं, तो वह चूहे की तरह डर गई। नतीजतन उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कोने में खड़ी हो गई और कमरे में मौजूद सभी लोगों को घूरते हुए गालियां बकने लगी। दूसरी ओर अर्जुन दुकान मालिक के पीछे पीछे दुकान में स्थित एक कमरे में चला गया। मुझे खेद है, मिस्टर कपूर। ये सब मेरी गलती है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, राजेश जी ने अर्जुन से माफी मांगी। दुकान मालिक ने जो सुना उससे वह हैरान रह गया और उत्सुकता से पूछा, मिस्टर फील्ड, आप क्या कर रहे हैं? धिक्कार! मिस्टर फील्ड के साथ क्या हो रहा था? वह उस युवक के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहे थे? राजेश जी मुस्कुराए और बोले, टॉम, यह मिस्टर कपूर हैं। मैंने पहले भी तुमसे उनका जिक्र किया था। खटखट! दुकान मालिक का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने तुरंत अर्जुन को बैठने के लिए आमंत्रित किया। तो वह शीर्ष स्तर के न्यू बिलेनियर था जिन्होंने राजेश जी की कंपनी में 2 अरब का निवेश किया था। उसके जैसे अमीर आदमी के लिए एक सफेद और नीले रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान कुछ भी नहीं था। मिस्टर कपूर, मुझे बहुत खेद है। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। क्यों ना हम सफेद और नीले चीनी मिट्टी के फूलदान के भुगतान को नजरअंदाज कर दें। चलो इसे मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चीज के रूप में लेते हैं। दुकान के मालिक ने चापलूसी से मुस्कुराया। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, ये दूसरे रंग का घोड़ा है। 30 मिलियन का मतलब 30 मिलियन होता है। और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। बाद में मुझे अपना हिसाब दे दो, मैं अपने लोगों से पैसे तुम्हारे पास ट्रांसफर करने के लिए कहूंगा। दुकान मालिक ने राजेश जी की तरफ देखा और देखे कि वह सिर हिला रहा है। इसलिए उसने अर्जुन के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। 5 मिनट से भी कम समय के बाद अर्जुन और अन्य 2 व्यक्ति एक साथ कमरे से बाहर चले गए। माया जी को तब झटका लगा जब उसने अर्जुन को सुरक्षित देखा। उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो? मैं क्यों नहीं होऊंगा? अर्जुन ने पूछा। दुकान के मालिक ने विनम्रता से कहा, मिस्टर कपूर, कृपया अगली बार हमारी दुकान पर आएं। मैं आपको बाहर तक ले जाऊंगा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। उसके ऐसा कहने के बाद वे दुकान से चले गए। बाहर निकलते समय माया जी ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह भूत हो। हालांकि आखिरकार एक मौका सामने आया था, इसलिए उन्होंने पूछा, अर्जुन, रुको। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे पास पैसे का कोई गुप्त भंडार है जिसे तुम अनिका से छिपा रहे हो? धन का गुप्त भंडार? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? माया जी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दुकान का मालिक लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि हम उसे 30 मिलियन का भुगतान करें। अगर आपने भुगतान नहीं किया तो उसने आपको कैसे जाने दिया? अर्जुन के पास धन का एक गुप्त भंडार था और संभावना थी कि उसके अंदर बहुत सारा धन हो। फिर भी 30 मिलियन तो असंभव ही था। माया जी को पूरा यकीन था कि सफेद और नीले रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान नकली था। ये लोगों से पैसे ठगने की एक चाल थी। अर्जुन ने बताया, माँ, फूलदान नकली था। मिस्टर फील्ड वहां थे, इसलिए मालिक अब इसे देखना नहीं चाहते थे। मुझे केवल 1 लाख रुपए ही देने पड़े। अर्जुन ही ऐसा स्पष्टीकरण दे सकता था। 1 लाख? माया जी ने अपनी आवाज ऊंची की।
जब उसने 1 लाख सुना तो उसका दिल बैठ गया। माया जी चिल्लाई, तुम फिजूल खर्च करते हो। तुम्हारे पास 100,000 रुपये कहाँ से आए? तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे का कोई गुप्त भंडार नहीं है। बताओ, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या तुम्हारे पास अनिका की पीठ पीछे कोई रखेल है? अर्जुन का बाहर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था। माया जी को ये पता लगाना था कि उसके पास 1 लाख रुपये कहाँ से आए। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था और साथ ही बेहद परेशान भी। माया जी उसे बहुत परेशान कर रही थी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कल्पना की उड़ान में मत उलझो, अर्जुन ने कहा। फिर उसने माया जी को घर भेजने के लिए एक कार बुलाई। उसी समय एक सुंदर मधुर सुगंध वाली स्त्री अर्जुन के पास आई। गुस्से में आकर उसने माया जी के सामने अर्जुन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। काव्या का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। उसकी लंबी ड्रेस उसके परफेक्ट फिगर को और भी निखार रही थी। फिर भी उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अर्जुन के लिए उसकी नफरत। तुम क्या कर रही हो? अर्जुन क्रोधित हो गया। क्या वह पागल हो गई है? अर्जुन, तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम कुछ भी शर्मनाक नहीं कर रहे हो? ये छोटी सी कुतिया कौन है? माया जी गुस्से में थी। वह काव्या को अपनी आंखों में आक्रोश के साथ घूर रही थी। वह औरत एक वेश्या की तरह लग रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक घर तोड़ने वाली महिला थी। ये काव्या के बारे में माया जी की पहली धारणा थी। हालांकि इसके तुरंत बाद कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या आप अर्जुन की सास हैं? काव्या ने माया जी को घूरते हुए पूछा। उसके चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थी। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। माया जी घबरा गई। उसे अपने दिल में डर महसूस हुआ क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसे इस तरह देखा। उसने दोषी विवेक के साथ कहा, हाँ, मैं हूं। क्यों? तुम कौन हो? थप्पड़। काव्या ने अपना हाथ उठाया और माया जी के चेहरे पर तमाचा मारा। उसने ठंडे स्वर में कहा, याद रखो, तुम ये पूछने के योग्य नहीं हो कि मैं कौन हूं। थप्पड़। इस थप्पड़ से माया जी अचंभित रह गई, क्योंकि वह अहंकारी और अविवेकपूर्ण थी। माया जी कुत्ते की तरह डर गई। वह अर्जुन के पीछे छिप गई और अपने चेहरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, कौन? तुम कौन हो? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मेरा दामाद यहाँ है। वह क्या कर सकती थी? ऐसे समय में वह केवल अर्जुन पर ही भरोसा कर सकती थी। मैंने सुना है कि अर्जुन की सास अनुचित और दबंग होने के लिए मशहूर हैं। अब जब मैं आपसे मिल चुकी हूं, तो मैं पुष्टि कर सकती हूं कि आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से उचित है। काव्या ने नाक भान सिकोड़ी। माया जी की नज़र में काव्या एक साधारण बूढ़ी औरत थी। इसलिए उसे खुद कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी और कोई और उसे संभाल लेता। हालांकि जब माया जी ने काव्या की बातें सुनी, तो वह क्रोधित हो गई। वह वास्तव में अनुचित थी, लेकिन उसे इस पर गर्व था। वह अपने रवैये के कारण कई लाभों का आनंद लेने में सक्षम थी। फिर भी काव्या द्वारा उसके सामने यह बात कहे जाने पर उसे उतना गर्व महसूस नहीं हुआ। अगर ऐसा हो भी तो आप किसी को बिना सोचे समझे थप्पड़ नहीं मार सकते। माया जी ने अपना दबंग व्यवहार खो दिया था। वह डरी हुई लग रही थी। माया जी अब उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखती थी जो अर्जुन को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बना रही थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह उस प्रकार की महिला थी जो कमजोरों को अपने वश में कर लेती थी और ताकतवरों की उपस्थिति से डर जाती थी। काव्या ने माया जी को ठंडे अंदाज में देखा लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। उसने अर्जुन की तरफ देखी और बोली, अर्जुन, वह थप्पड़ तुम्हारे लिए था। तुमने मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत तुम इस जीवन में कभी नहीं चुका पाओगे। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। साथ ही उसे काव्या के साथ किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा नहीं हो रहा था। फिर भी वह काव्या को ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा जिससे अनिका या आहाना को ठेस पहुंचे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, काव्या। मुझे चुनौती देने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूं। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखें गंभीर दिख रही थीं। काव्या ने नाक सिकुड़ी और माया जी की ओर देखा। उसने कहा, याद रखो, मेरा नाम काव्या सिन्हा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अपना व्यवहार ठीक रखना। अर्जुन को कोई परेशानी मत देना, अगर नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद काव्या पलटी और चली गई। फिर वह एक काले रंग की कार में बैठी और चली गई। काव्या के चले जाने के बाद माया जी को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। नतीजतन उन्होंने राहत की गहरी सांस ली।
थप्पड़। इससे पहले कि अर्जुन समझ पाता कि क्या हुआ है, माया जी ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाई, तुम क्या घूर रहे हो? तुम अभी क्या कर रहे थे? वह मुझे धमका रही थी। क्या तुम मर गए? क्या तुम इतने डर गए थे कि तुम बोल नहीं पा रहे थे? मुझे तुम्हारे जैसा बेकार दामाद कैसे मिला? मैं बहुत गुस्से में हूं। माया जी उबल रही थी। उसका रवैया भयानक था। वह इतने लंबे समय से जीवित थी, और इससे पहले किसी ने उसे इस प्रकार उपदेश देने का साहस नहीं किया था। कितनी शर्मनाक बात है। वह गुस्से से भरी हुई थी। अर्जुन पर गुस्से से चिल्लाने के बाद वह उस दिशा में देखने के लिए मुड़ी जहां काव्या ने छोड़ा था और घमंड से चिल्लाई, क्या तुमको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए इतने ऊपर हैं क्योंकि तुम अमीर हैं? किस तरह की बेवकूफ़ी! तुम कौन सी कार चला रही हो? साली, जब मेरे पास भी ऐसी ही कार होगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। माया जी एक इंसान के तौर पर ऐसी ही थी। वह काव्या के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती थी और काव्या के चले जाने के बाद ही वह बात करने की हिम्मत रखती थी। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया था। उसे माया जी ने बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा था। हालांकि वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। माँ, क्या आप जानती हैं वह कौन थी? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। क्यों? वह और कौन हो सकती है? उफ, वह तो बस घर तोड़ने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें मुझे सब कुछ समझाना होगा। उस घर तोड़ने वाली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? आज रात अनिका के साथ घर वापस आओ और मुझे और अपने पिता को सब कुछ समझाओ। माया जी अपने सूजे हुए चेहरे को रगड़ते हुए गुस्से से भरी हुई थी। उनका हाव भाव काफी चतुराई भरा था। अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई कि वह अनिका की पीठ पीछे अपने लिए एक रखैल पाले? अब चित्र में एक घर तोड़ने वाला भी था। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान बिखेरी। माया जी की कल्पनाशीलता बहुत विचित्र थी। यदि वह माया जी को बताता कि काव्या मिस सिन्हा थी, जिसने उसे सभी उपहार दिए थे, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह अब भी अपना मुंह चलाती रहेगी और काव्या को अपमानित करती रहेगी? शायद नहीं। इसलिए अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कुछ बातों को वैसे ही रहने दिया जैसे वे थीं। माया जी जैसी कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकती, जब तक उसे किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। माया जी से अलग होने के बाद अर्जुन अपने दफ्तर में अपने कर्मचारियों की निगरानी करने चला गया। अगर वह हमेशा काम से अनुपस्थित रहता तो वह एक योग्य बॉस नहीं होता। उस दिन वह देर रात तक ऑफिस में ही रहा। इसके बाद उसे अनिका का फोन आया जिसने उसे बताया कि उसके ससुराल वाले उसे घर जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन को तुरंत पता चल गया कि यह उस शाम की घटना के बारे में था। माया जी उसकी तीखी आलोचना करने वाली थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अर्जुन रिया की कार में बैठ गया और पुराने मनों में लौट आया। संयोग से वह प्रवेश द्वार पर अनिका से टकरा गया और उन तीनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। रिया, जब भी तुम खाली हो, हमारे घर आ जाना। अनिका ने मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाया। रिया ने विनम्रता से उत्तर दिया और चली गई। रिया के जाने के बाद अनिका ने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने मोड़ लीं और उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था। उसने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा और पूछा, क्या रिया के साथ एक ही कार में बैठना अच्छा है? बुरा नहीं है, अर्जुन ने अचानक कहा। उसने अनिका के चेहरे पर भाव नहीं देखे थे। तमाचा। अनिका ने अर्जुन की पिंडली पर लात मारी और उसके कान पर चुटकी काटी। उसने सख्ती से कहा, अच्छा, अच्छा, अर्जुन। मेरे द्वारा तुम पर ध्यान न दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद तुम हर जगह मौज मस्ती कर रहे हो, है ना? क्या यह अच्छा लगता है? अर्जुन अचंभित रह गया और अंततः उसे समझ में आ गया कि अनिका को जलन हो रही थी। वह मुस्कुराया और बेवकूफ की तरह हंसा। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अंततः रुकने से पहले अनिका ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। अनिका को ऐसे देखकर अर्जुन के होठों पर हल्के से स्माइल आ गए। पर वह अनिका को देख अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। वह इस तरह बिना किसी भाव के अनिका की तरफ देख रहा था। वहीं अनिका अर्जुन को अपनी तरफ देखते हुए पाई तो गुस्से से मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली। अनिका को ऐसे बच्चों जैसे मुंह फुल देख अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कितने सालों बाद आज वह अनिका को इस तरह से देख रहा था। अनिका के चेहरे पर जलन के भाव देख अर्जुन को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर आज उसकी अनिका, उसकी बीवी, वही पहले वाली क्यूट सी प्यारी सी बीवी लग रही थी, जिसे वह कितने सालों से बहुत मिस कर रहा था।
वही अनिका को अभी भी वही सब सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि आखिर अर्जुन कैसे रिया की कार में उसके साथ बैठकर आ सकता है। वो भला कैसे अपने पति को किसी और लड़की के साथ एक कार में बैठे देख सकती थी। चाहे कुछ भी हो है तो वो अर्जुन की बीवी और एक बीवी होने के नाते उसे अब जलन होने लगी थी। अर्जुन अनिका की तरफ देख रहा था कि तभी अनिका एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए गुस्से से आंखें दिखाए। अर्जुन अपने भवें चढ़ाया और कंधे उचकाते हुए बोला, क्या हुआ अनिका, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? और चलो, हमें चलना था ना, मैंने आज कहा था कि हमें कहीं चलना है। अनिका अर्जुन को कुछ सेकंड घूरी, फिर अपने पैर पटकते हुए अर्जुन को इग्नोर कर तेजी से आगे बढ़ गई। अर्जुन कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और फिर ना में अपने गर्दन को हिलाया और अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए अनिका के पीछे अपने कदम बढ़ा दिया।